रहे मेट्रो मुंबई। कोरोना की महामारी पूरे देश और दुनिया को हिलाकर रख दी। 1,12,000 से अधिक मरीज संक्रमित हैं हिंदुस्तान में और 50 लाख तक आंकड़ा पहुंच चुका है पूरी दुनिया में। चीन से निकला वायरस पूरी दुनिया में तबाही मचा रखा है। हर कोई इससे परेशान है। बड़े बड़े हस्तियों की, बड़े बड़े शक्तिशाली देशों की हालत पतली हो गई है। महाराष्ट्र में संक्रमण मरीजों की सबसे ज्यादा है, जिसमें मुंबई अकेले सबसे ज्यादा संक्रमण वाला शहर बना हुआ है। ऐसे हालात में इस समय जो लॉकडाउन की परिस्थिति चल रही है, आज हम लगभग 60 दिन पूरा करने जा रहे हैं लॉकडाउन के, और उस 60 दिन के लॉकडाउन में यहाँ पर कई मजदूर, इस चौथा चरण का लॉकडाउन चल रहा है जो 21 मई तक रहेगा। और प्रवासी मजदूरों को पहले ये था कि 14 अप्रैल तक का लॉकडाउन जो होगा उसके बाद हमें कहीं आने जाने की व्यवस्था होगी। उसके बाद से सिलसिला जैसे लॉकडाउन 2 चालू हुआ तो लोगों ने पेशेंस खोना छोड़ दिया और लोगों में अफरा तफरी मचने लगी। एक धैर्य उनका टूटने लगा, जिसके चलते 1 मई से श्रमिक मजदूर ट्रेन चलाई गई, जिसके जरिए श्रमिक ट्रेन के जरिए लोगों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का सिलसिला शुरू हुआ। मुंबई से कई ट्रेनें लोग रोज दूसरे शहरों के लिए, मजदूरों के लिए, श्रमिकों के लिए चलाई जा रही हैं। और इसी सिलसिले में कुछ लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ इसमें राम यादव जी जुड़े हुए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की युवा नेता हैं। वो जो एमएचबी पुलिस स्टेशन की एरिया में जितने मजदूर रहते हैं, वहां के पूर्व लोगों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा करके उनको उनके क्षेत्र में कौन सी ट्रेन से कैसे जाना है, कहाँ से ट्रेन मिलेगी, उनको कब निकलना है, उनको पूरी गाइडलाइन देना राम यादव संभाल रहे हैं। अभी तक राम यादव ने कितने लोगों को भेजा है, कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन बाकी है, या एमएचबी पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में जितने रहने वाले प्रवासी लोग हैं, मजदूर हैं, प्रवासी हम नहीं बोलेंगे, हमको भारतीय मजदूर बोलेंगे, क्योंकि हर आदमी भारतीय है, हम भी भारतीय हैं, तो हमारे अपने हैं। तो उन भारतीय मजदूरों को जो अपने गंतव्य, अपने घर गृह शहर में जाना चाहते हैं, गृह जिले में जाना चाहते हैं, उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का सिलसिला पिछले कई दिनों से ऑनलाइन चालू है। और लेकिन उसमें कुछ हो रहा था कि उनको गाइडेंस बराबर नहीं मिल पा रहा था कि कहाँ से उनको ट्रेन पकड़नी है, स्टेशन तक कैसे जाएंगे, उसके बाद उनको कैसे व्यवस्था करेगी, उनको टिकट कैसे मिलेगा, किस मैसेज पे उनको भरोसा करना है, किस पे नहीं करना है। क्योंकि अफवाहों के जरिए भी कुछ मैसेज से अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं, जिसके चलते मजदूर इकट्ठा होते हैं, बाद में उनको पुलिस के डंडे खाने पड़ते हैं और इससे तमाम तरीके की परेशानियां भी खड़ी होती है। इसलिए कौन सी मैसेज में भरोसा करें और किस तरीके से बातों को उनको सही मार्गदर्शन मिले, इसके लिए हर स्तर पे लोगों की एक तरीके से बहाल किया गया है। राजनीतिक स्तर पे भी, समाज सेवा स्तर पे भी, एनजीओ की तरफ से भी, प्रशासन की तरफ से भी, पुलिस की तरफ से भी, ताकि मजदूरों को कोई दिक्कत नहीं हो। राम यादव जी, सबसे पहले आपका मेट्रो मुंबई के इस डिबेट में स्वागत है। प्रवासी जो जितने भारतीय मजदूर हैं, आप उत्तर भारतीयों को भेजने के लिए, जो उत्तर भारतीय मजदूर बिहार और उत्तर प्रदेश से आए हुए मजदूर हैं, जो मुंबई में एमएचबी कॉलोनी के लोग हैं, केवल उत्तर प्रदेश बिहार के मजदूरों को भेजने का आपका कार्य कर रहे हैं या किसी भी शहर में जाने वाले हैं? कैसे उनका पूरा ऑपरेशन, कैसे पूरी प्रक्रिया कर रहे हैं, और अभी तक कितने मजदूरों को भेजा जा चुका है यहाँ से? नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। पहले तो बड़ा अच्छा चल रहा था, लेकिन अब जब आया बोलने का मौका तो कहीं न कहीं तकनीकी प्रॉब्लम हो रही है। तो नेटवर्क को अभी ठीक है जी, बराबर है। अभी ठीक है जी, बोलिए सर। सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करना चाहूंगा। और आप काफी 58 दिन से आप मेट्रो नेटवर्क जो चैनल है आपका, मुंबई मेट्रो, मैं देखता हूं कि आप सतत अच्छा काम कर रहे हैं और उत्तर भारतीय को लेकर, और काफी जो अपने लोकल पॉलिटिशियन हैं उनका लेते रहते। तो मेरी इच्छा भी हुई कि मुझे देखना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ी जानकारी देना चाहूंगा कि जब शुरुआत में जब लॉकडाउन चल रहा था तब लोगों को इतनी जानकारी नहीं थी शुरुआत के समय पर, लेकिन आज 58 दिन हो गए हैं
तो मेरा ऐसा मानना है कि सारी चीजें क्लियर हो गई हैं और आज 58 दिन लगभग होने आया है। और एमएचबी पुलिस स्टेशन की जो मैं बात कहना चाहूंगा, ये 1000 से ज्यादा लोगों को हमने कम से कम 1800 लोगों को मेडिकल का जो सर्टिफिकेट होता है वो बना प्रक्रिया के दिया था। सबसे पहले जी प्रक्रिया हमने जी की थी और उसके बाद में लगभग 2000 से आसपास लोगों को हमने खुद उनका फॉर्म फिलअप किया और वो अपने घर उत्तर प्रदेश बिहार जा सके, ऐसा हमने व्यवस्था करी थी। और कल ही मैं सांसद गोपाल शेट्टी जी से मिला और कुछ लिस्ट रह गई थी जिसमें 370 372 लोग थे। तो ऐसी लिस्ट गोपाल शेट्टी जी ने डीसीपी के पास दी है और मेरा ऐसा मानना है कि कुछ ही दिनों में, 1 से 2 दिनों में वो अपने घर सकुशल जा पाएंगे। नहीं, आपने 2000 की लिस्ट बनाई थी, तो 2000 में से कितने लोग चले गए और कितने लोग अभी बचे हुए हैं? सर, जितनी लिस्ट बनी थी अभी तक सारे लोग चले गए हैं और लगभग जी 5000 से ज्यादा लोग एमएचबी पुलिस स्टेशन से अभी तक जा चुके हैं। जी हाँ। तो अभी अभी आपके पास और कुछ लोगों की डिमांड आई है जिनको जिनको जाना है और उनकी अभी उनके लिए तैयारी करनी है? ऐसे कुछ लोग एमएचबी पुलिस के लोगों में ऐसे कुछ लोग बाकी हैं सर, एरिया में? अभी बहुत लोग बाकी हैं, बहुत लोग जी बाकी हैं और सब इनसे अनजान है। देखिए, एक आदमी जी जाता है फॉर्म भरने के लिए तो उसको पुलिस स्टेशन में बोला जाता है कि आप ये फॉर्म उस बक्से में डाल दो। उस बक्सा जी, कभी खुलेगा वो पता नहीं है, पता नहीं। क्योंकि ऐसे व्यक्ति हाँ, ऐसे भी व्यक्ति हैं कि जो 4-4 बार फॉर्म भरे लेकिन जी वो कुछ उसका नंबर अभी तक नहीं आया है। तो ऐसे लोग जब 3 से 4 बार हमारे पास आते हैं, लोकल पॉलिटिशियन के पास जाते हैं, जब पुलिस स्टेशन से उनका काम नहीं होता है तो हमारे पास आते हैं। तो वो जो जी काम होता है वो हम लेकर अपने सांसद के पास, अपने एमएलए के पास जाते हैं और उसकी मदद जी से हम यूपी बिहार के लोगों को भेजने में उनकी सहायता करते हैं। जी जी। उसमें कुछ लोग ऐसे होता है कि जैसे कुछ लोगों को गोरखपुर जाना है, कुछ लोगों को पटना जाना है, कुछ लोगों को आजमगढ़ जाना है, कुछ लोगों को जौनपुर जाना है, कुछ लोगों को, जैसे हर अलग जी अलग जिले के लोग होते हैं। तो कैसे जी 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 निर्धारित जी जी होता है ट्रेनों का? सर, ऐसा है कि सबसे पहली बात तो पुलिस स्टेशन वाले को ही नहीं पता है कि कल कौन सी जाएगी। हम जब भी जी फॉर्म फिलअप करते हैं तो फॉर्म जी के नीचे वहां पर एक लाइन दिया होता है कि भाई आपको कहां पर जाना है। जैसे जी उत्तर प्रदेश में अगर आपको वाराणसी जाना है, इलाहाबाद जाना है, जी जौनपुर जाना है, गोरखपुर जाना है, बस्ती जाना है, मऊ जाना है और जी आजमगढ़ जाना है, वो आपको लिख के देना पड़ता है। तो जी जिस जी दिन समझिए कल अगर आपको वो ट्रेन वाराणसी की लग गई तो जी वाराणसी की अगर ट्रेन लगी तो आपको कॉल आएगा पुलिस स्टेशन से। अगर जौनपुर लग जी गई तो आपको जौनपुर वाले को कॉल आएगा, लेकिन उसको रात तक नहीं पता होता है कि उसे कहाँ जाना है और कब जाना है। तो ये जी थोड़ी दुविधा है। अगर थोड़ा दिन पहले, समझो 6-8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा पहले अगर लोगों को मालूम पड़े तो अपनी तैयारी कर सकते हैं। तैयारी लेकिन करते मेरा हैं। हाँ सरकार से एक चीज हाँ, मेरा सरकार से एक चीज कहना है कि कम से कम उनको सही जानकारी मिलनी चाहिए। लोग जी 6-6 घंटा, 8-8 घंटा पहले आके लाइन लगाते हैं और बाद में पता जी चलता है कि उसमें किसी और को घुसा दिया। तो मैं यहाँ पर जी मानता हूँ कि थोड़ी पुलिस की भी लापरवाही इसमें सामने दिखती है और एमएचबी पुलिस स्टेशन जी में पुलिस की लापरवाही काफी ज्यादा है। जी। तो पुलिस पुलिस अपनी बिना रजिस्ट्रेशन के भी घुसा दिया जाता है पुलिस की तरफ से क्या? बहुत 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 एमएचबी पता लगाइए वहां पर। मैंने काफी लोगों से उसका कंप्लेंट भी किया है। और जी अभी आज की आपको न्यूज बता दूं कि एमएचबी पुलिस स्टेशन से यूपी बिहार वालों को अभी नहीं लिया जाता है। जी मैंने खुद वहां के सीनियर को कंप्लेंट किया कि आपके कुछ ऑफिसर यहाँ पर मिलकर कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं। तो हाँ उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं उस पर ध्यान देता हूं और उन्होंने संज्ञान लिया। संज्ञान लेने के जी बाद में अधिकारी लोगों ने एमएचबी पुलिस स्टेशन से यूपी बिहार वालों को अभी आज से आज एक जी ट्रेन जाएगी और कल से ये बोरीवली पुलिस स्टेशन के हाथ में दिया है। जी। मतलब मजदूरों को पुलिस का सहयोग नहीं मिल पा रहा है, आपके कहने का मतलब इस तरीके से? जी, नहीं मिल पा रहा है। लेकिन अभी 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 आपके कंप्लेन करने के बाद क्या अभी एमएचबी का पुलिस में अभी इसकी व्यवस्था सही ढंग से हुई क्या? जैसे ट्रेनों में जो टिकट भेजने की व्यवस्था है वो पुलिस के जरिए ही भेजने की व्यवस्था है या कोई और भी व्यवस्था है, और भी माध्यम है कि जिसके जरिए उनको मैसेज दी जाए और ट्रेन तक को पहुंचे? सर, इसमें एक सिंपल है। आपको एक फॉर्म जी भरना है। वो जी। फॉर्म भरने के बाद पुलिस आपको कॉल करेगी कि आपको पुलिस, कल अच्छा, इतना मैसेज बजे। मैसेज पुलिस के द्वारा ही जाता है? हाँ, मैसेज पुलिस के द्वारा ही जाएगा। अगर हमारे पास भी अगर समझो 300, 400, 500 लोगों का यादी आया, फिर जी भी हम पुलिस के हाथ में ही देंगे जाके।
कल ही जी गोपाल जी शेट्टी जी जी ने, जो हमारे सांसद है उत्तर मुंबई के, उनको जी मैंने पत्र लिखा था कि हमारे यहाँ पर काफी 3-4 हजार लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं, आप हमारी सहायता करो। तो उन्होंने मुझे कहा जी कि आप 1200 से 1700 का लिस्ट बनाइए, जो एक ट्रेन जाता जी है 1700 का जी करीब ट्रेन की संख्या है, तो मुझे आप लेटर जी बना के दीजिए। मैंने उनको लेटर बना के दिया। उन्होंने लेटर बना के वापस डीसीपी और एमएचबी पुलिस स्टेशन के नाम पे लिखा, जिसमें से मेरे जी पास जो यादी थी वो 372 लोग की थी, और जी 372 की यादी मैं दे चुका हूं। बस अब ये आज लोगों का फोन आना चालू हो गया है कि हमारे कब हमें गांव जाना है, कब जाना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 1-2 दिन में वो 372 का लिस्ट भी फाइनल हो जाएगा। जी। तो मतलब कहीं न कहीं देखिए, तो ये इसका ये भी हो सकता है कि पुलिस के ऊपर ज़्यादा बर्डन हो सकता है, क्योंकि उनको जी, लॉकडाउन में लोगों को पालन भी करवाना है, सारी नियम को भी मनवाना है, खाने-पीने की व्यवस्था भी लोगों तक पहुँचाने के लिए उसकी व्यवस्था का पूरा इंतज़ाम सही तरीके से ये भी पुलिस देख रही है। और ऊपर आला अधिकारियों के सारे दबाव भी होते हैं पुलिस स्टेशनों में, कुछ आपराधिक तत्वों को भी देख-रेख करना है, कोई अपराध नहीं हो उनकी गतिविधियों को भी नज़र रखना है। और ऐसे में पुलिस को ट्रेन पे भेजने की, बिठाने की, ले जाने की व्यवस्था कर देना। तो पुलिस के ऊपर मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा तरीके से बोझ बढ़ रहा है। तो इसको अगर एक तरीके से बाँटा जाए अगर, और पुलिस वाले देख रहे हैं संक्रमित भी होते चला जाए, मुंबई में करीब कई सैकड़ों लोग पुलिसकर्मी जो है संक्रमित हो गए कोरोना से, और ऐसे में उनकी कहीं न जी। कहीं उनके मनोबल को भी धक्का लगता है। तो अब इनके ऊपर से बर्डन अगर कम करना हो तो क्या रास्ता बन सकता है आपके तरीके से, जिसको सही तरीके से चलाया जाए? हालाँकि अब चलिए 1 जून से कई ट्रेनें जा रही हैं, लेकिन अभी तक जब तक नहीं होती तब तक क्या व्यवस्था किया जाना चाहिए सरकार की तरफ से? सर देखिए सिंपल है, अगर मैंने मेरा फॉर्म, अगर कोई भी व्यक्ति अगर जी, अपना फॉर्म भरता है तो एक डेट डालता है उसमें, 1 तारीख, जी, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख। जी, आज अगर 21 तारीख होता है तो 1 तारीख वाले का जी, नंबर नहीं आता है और 5 तारीख वाले का आता है, इसका मतलब सिस्टम में जी। कहीं गड़बड़ी है। गड़बड़ी मेरा है। ऐसा जी, मानना ठीक है, है ठीक। कि आप, हाँ, आप डेट वाइज रखिए, आप डेट वाइज रखिए कि 1 तारीख वाला आदमी पहले जाएगा, 2 तारीख वाला जी, उसके बाद जाएगा, 3 तारीख वाला उसके बाद जाएगा। होता क्या है जी, कि 8 तारीख वाला पहले चला जाता है और जी, 1 तारीख वाला नहीं जा पाता है, तो इसमें लोगों को जी। कंफ्यूजन होता है कि कहीं न कहीं गड़बड़ी चल रही है बस। गड़बड़ी चल रही है, बिल्कुल, हाँ। तो अब इसमें बाकी क्या प्रेशर है, कहीं। जी, हाँ नहीं बताइए। प्रेशर है। देखिए कैसा है, पुलिस, हुँ, बीएमसी, बाकी जितने भी अपने कोरोना योद्धा है, मैं उनको सलाम करता हूँ कि हुँ, जी। कितनी भी कठिनाई आ जाए, अपना, जब मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, उस हुँ, हुँ, 26/11 के पहले भी जो काफी एक एक बार बम ब्लास्ट हुआ, 26/11 का अटैक हुआ, लेकिन मुंबई जितना जल्दी रिकवर करती है, शायद ही कोई ऐसा शहर प्रदेश करता होगा है। कि जो रिकवर कर सकता है। हाँ, जी, तो जी, मैं जी, मानता हूँ कि यहाँ पर किसी को समय नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं है। ये मुंबई है, भागते रहती है, लोग यहाँ पर रोज सुबह उठते हैं, समय है फिर भी भागते रहते हैं। तो ऐसे में जी, मुंबई पुलिस, यहाँ के हमारे डॉक्टर, बीएमसी के कर्मचारी और बाकी स्वास्थ्य से संबंधित और जितने भी सर्विसेज के लोग हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से उन्हें सलाम करता हूं, और बहुत ही जल्द हम कोरोना से इस महामारी से निजात भी पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रशासन है, जो सरकार है, उससे भी थोड़ा टाइट रहने की जरूरत है। और आपसे इतना ही चीज करना चाहता हूं कि थोड़ा सा अगर पुलिस कंट्रोल, जो अधिकारी है, अगर अपने ऑफिसर्स पे थोड़ा ध्यान रखे कि भाई काम कैसा चल रहा है, तो हो सकता है कि कुछ आगे सही रास्ता निकल के आ सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल, मतलब ये सही, मतलब सही, लोगों को लगेगा कि लोगों को आसानी मिल जाएगी, लोगों को सुविधाएँ अच्छी तरीके हाँ, से मिल सकती है, अगर पूरे उसके ऊपर हर हर गतिविधियों पर पूरा तरीके से ध्यान रखा जाए तो। लेकिन अभी जी, ये जो 200 ट्रेनें 1 जून से चलाने की प्रक्रिया चालू हो रही है, राम यादव जी, क्या जी, इससे लग रहा है कि जी, जो ये जो मज़दूरों को भेजने का सिलसिला है, और नॉन एसी ट्रेन चलाई, अभी तक तो एसी ट्रेन चलाई जा रही थी, लेकिन अब नॉन एसी ट्रेनें चलाई हैं, तो ये नॉन एसी ट्रेन में आराम से 600, 800, 700 में लोग मज़दूर अपना टिकट का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, बुकिंग करवा सकते हैं और लोग घर जा सकते हैं। तो क्या उसके बाद भी श्रमिक ट्रेन चलती रहेगी, या इसके बाद श्रमिक ट्रेन बंद हो जाएगी और लोग इसके ज़रिए रजिस्ट्रेशन करवा करके जाएँगे? क्या इसमें कुछ अंदाज़ा, कुछ आपका इसके ऊपर जानकारी है? सर अभी तो ये आज आज ही ये डिक्लेयर हुआ है कि जी। ये ट्रेन एक जो भी आज से इसका रजिस्ट्रेशन होगा, वो 1 जून से वो हुँ, ट्रेन चलाई जाएगी। मेरा ऐसा मानना जी। है कि जितने सारे सिस्टम आप बढ़ाओगे, उतना
समाज को फायदा होगा। जी अगर श्रमिक ट्रेन भी चल रही है और वो भी चल रही है तो अपनी जो यहाँ की मुंबई के या महाराष्ट्र की जो संख्या है वो बहुत ही जल्दी कम होगा। लेकिन एक चिंता का विषय ये भी है कि अगर सारे लोग अगर महाराष्ट्र छोड़ के चले जाएंगे, अगर कुछ दिनों के बाद अगर काम चालू होगा तो यहाँ पर मजदूर कहाँ से आएंगे? जी, ये भी बात बहुत तो बहुत बहुत बड़ी समस्या है। जी बहुत बड़ी समस्या है। अगर जी लॉकडाउन कल खुलता भी है लेकिन आपके पास जी लेबर नहीं होगा तो आपका सिस्टम फेल हो जाएगा, काम जी कैसा जी चलेगा? जी जी। तो तो ये उनको सबसे बड़ा कैसे चिंता रोका का जाए? विषय है। तो उनको जी, कैसे रोका उनको जाए? आज उनको रोकना भी मजदूर जरूरी, रुकने को तैयार नहीं है, डरे हुए हैं। डरे हुए हैं। नहीं, एक तो उनको विश्वास कैसे दिलाना रोका होगा जाए? आपको। जी नहीं, राज्य जी सरकार को एक विश्वास दिलाना होगा कि आप रुको, हम आपके साथ हैं। मुझे ऐसा लगता है जी कि राज्य सरकार कहीं ना कहीं फेल है, इसके लिए जी ऐसा हो रहा है कि लोग यहां से भाग रहे हैं। जी। तो मतलब लग रहा है कि मतलब ये आप आपके सांसद हैं, आपके भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, आपकी अपनी एरिया में मजदूरों को समझाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कितने स्तर पर क्या काम कर रही है? वही सर ऐसा आप है, रहो, देखिए हम जो पहले साथ दिन हैं। से नहीं, जी लेकिन देखिए डर के आगे जीत है। लेकिन जी अगर डर एक बार दिल में बैठ गया तो वो जी निकालना बहुत मुश्किल होता है। और आप भी जी जानते हैं कितने नेता हमारे भारतीय जनता पार्टी के अलावा, मुझे ऐसा नहीं जी लग रहा है कि कोई नेता बाहर दिख रहा है। जी अदर पार्टी के लोग भी, मैं वार्ड नंबर 1 में काम करता हूँ दहीसर में, वहां पर मैं भी जी जानता हूँ ना कितने लोग काम कर रहे हैं। और न्यूज जी भी जानता है, चैनल भी जानते हैं आज कौन दिखावा कर रहा है और कौन काम कर रहा है। लेकिन हम जिससे विश्वास दिलाना चाहिए हम दिला रहे हैं। लेकिन मैं भी एक उत्तर भारतीय हूँ तो मैं लोगों की दिल की बात जानता हूँ। आज हमारे कुछ मजदूर यहाँ पर काम करने आए तो उससे ज्यादा तो परिवार के लोग गांव में हैं जो चिंता करते हैं। वहां से फोन आता है कि आप कैसा भी पकड़िए, गाड़ी पकड़िए या कुछ भी पकड़िए, जो साधन हो। अरे आप समझिए 3-3 3,500 रुपया देके ट्रक में लोग 4-4 दिन का सफर करके गए। कुछ लोग, आप रोना आता है, पैदल चल के गए, पैदल गए। पेट में जी पैदल गए। सबसे दुख की बात है पैदल गए। मैं मानता हूं देखो कहीं ना कहीं सरकार भी इसमें फेल है क्योंकि जो भी निर्णय लिया गया बहुत लेट लिया गया। अगर ये निर्णय पहले होता था तो हो सकता है कि लोगों को आज ये जो न्यूज चैनल पे देखने के लिए मिल रहा है वो नहीं देखने मिलता था। तो ये एक दुखद दुखद है कि मतलब लोग पैदल चल के जा रहे हैं, मतलब रोना पैदल आता चल है। के गए, और कई लोगों की मृत्यु, एक्सीडेंट हुई, कोई पैदल चलते चलते मर गया, कोई नहीं नहीं आप हो, घर तक नहीं पहुंच पाया, कोई एक्सीडेंट पे मर गया, जी कोई ट्रेन की पटरी के नीचे कट के मर गया। मतलब इस तरीके से देखा जाए तो काफी कुछ हादसे भी हुए, मजदूरों को जाने भी गंवानी पड़ी, तकलीफें भी सहनी पड़ी। उनकी पीड़ा का अगर अनुमान लगाएं तो उसको अनुमान लगाने से भी अपने अपने बदन में एक रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कितना भयानक और कितना भयावह उनकी पैदल यात्रा, दुखदायी इनके पद पास यात्रा प्लानिंग रही है। नहीं है जी। सर, इनके पास प्लानिंग नहीं है। अगर ये प्रॉपर किसके पास? प्लानिंग करेंगे ना, किसके पास अभी प्लानिंग आप नहीं मुझे है? बात, सरकार के पास प्लानिंग नहीं है ना। कौन सी महाराष्ट्र सरकार? सरकार के केंद्र पास अगर सरकार? प्लानिंग होता, जी नहीं नहीं, केंद्र सरकार देखिए पहले से ही, अगर नरेंद्र मोदी जी ने आज बहुत बड़ा डिसीजन लिया कि आज लॉकडाउन, मतलब जो हम सोच भी नहीं सकते थे उसके पहले मोदी जी ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी। राज्य जी सरकार, आप पहले देखे होंगे कि उद्धव साहब ने तकरीबन ये डिसीजन लेने में कि ट्रेन चालू हो, उन्हें लगा केंद्र से कुछ आएगा। लेकिन केंद्र से जब तक कुछ आया नहीं तब तक उन्होंने डिसीजन लिया नहीं। जी जब कुछ पैकेज आएगा, वो सोचे थे कि कोरोना के माध्यम से कुछ ना कुछ पैकेज महाराष्ट्र को मिलना चाहिए, जो कि मोदी जी ने जी। दिया। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ा पहले अगर ये निर्णय लेते थे ट्रेन चलाने का तो ये दुर्दशा नहीं होती थी। ये तो ट्रेन चलाने का निर्णय तो ट्रेन विभाग, रेलवे विभाग का केंद्र के अंदर में है। तो ऐसे उसमें राज्य सरकार का क्या लेना देना? श्रमिक नहीं, लेकिन ट्रेनें या एसी ट्रेनें या राज्य नॉन एसी सरकार ट्रेनें, मांग भी कर ये सकती है तो ना। रेलवे विभाग का फैसला है ना। सर लेकिन राज्य सरकार मांग तो कर सकती है कि आप हाँ चलाइए। तो मांग तो कई सरकारों ने की। कई सरकार, हर जब मजदूर वहां पर उतर कर पैदल आ रहे हैं तो इसका मतलब वो कहीं ना जी कहीं तो मजदूरों की मांग है ही। क्या उनको वो केंद्र को दिखाई नहीं दे रहा था कि मजदूर फंसे हैं, परेशान है, घर जाना चाहते हैं, पैदल निकल रहे हैं? क्या ये केंद्र सरकार को दिखाई नहीं? केंद्र सरकार ने पहले क्यों नहीं सर मैं फैसला आपको लिया? मजदूरों को धीरे धीरे भेजते भी रहेंगे और लोग अपना लॉकडाउन भी पालन करते रहेंगे। सर मैं आपको वही चीज बताना चाहता हूँ, प्लानिंग नहीं है। अगर प्लानिंग होता था, या तो उन्हें ऐसा होगा कि इतना नौबत आएगा ही नहीं, हम बहुत जल्दी कवर कर लेंगे। आज 1 लाख से ज्यादा जी हमने सोचा भी नहीं था कि
1 लाख के पार हम जा पाएंगे। लेकिन ये महामारी है, महामारी में कभी कुछ भी होता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि न्यूज में देख रहा था, गडकरी साहब ने बोला कि हमें इसके साथ ही जीना पड़ेगा। तो अगर जीना है, अगर इसके साथ ही जीना है तो इसको थोड़ा संभाल के जीना पड़ेगा। जो भी डिस्टेंस है, जो भी सुविधा है, जो सरकार बोल रही है, वो हमें करना होगा। अच्छा, ये बताइए कि जी सर। मुंबई में जिस तरीके से मरीजों की संख्या बढ़ रही है, क्या लगता है कि मुंबई जी में जल्दी स्थिति सामान्य होने की स्थिति दिखाई दे रही है? सर, सामान्य कैसा होगा जब तक आप एकदम कड़क से इसका जो भी कायदा कानून है, जब इस कड़क नहीं होगा। अभी आप भी देखिए, आप खुद निकलिए बाहर, आप देखिए रिक्शा चल रहा है, ऑटो चल रहा है, लोग घूम रहे हैं, लेकिन पुलिस उसको कुछ बोल नहीं रही है। और जैसे मुंबई में हो रहा है, मुंबई में थोड़ा अब टाइट होने पुलिस, की जरूरत है। जी, नहीं, थोड़ा मतलब टाइट होने की जरूरत है। अगर आप लॉकडाउन का सख्ती से पालन नहीं सख्ती, करवा पाने की वजह से मुंबई में मरीजों की संख्या बढ़ रही है, आपका ये कहना है? जी 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 जी, बराबर है, बराबर है। आज जी, जो मिलिट्री फोर्स यहाँ पर उद्धव साहब ने मंगाया, अगर यही पहले मंगा लिए होते जी, थे तो आज ये नौबत नहीं आती थी। नहीं, ठीक है। ये एक बात बताइए कि ये जो 200 ट्रेनें लगातार, ट्रेनों की संख्या जो बढ़ाई जा रही है, इससे कहीं कोरोना जी के संक्रमण बढ़ने की उम्मीदें नहीं है? सर, देखिए, जब मैं बस छोड़ रहा था, जब लोग लाइन में खड़े थे, हम्म, तब वहां पर हम्म, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई कोई कुछ नहीं था। सब एक दूसरे को जी, चिपक के गए हैं। एक एक बस में 50 60 जी, 60 लोग भर के गए हैं। आप मुझे बात बताइए, ये कोरोना फैलेगा नहीं तो क्या होगा? इनके जी, पास ना सिस्टम। देखिए, पहली बात क्या है, एक बस में अगर आपके पास 50 सीट है तो आप 25 आदमी लेके जाइए। एक बस में 60 60 लोग गए हैं। जब 60 60 लोग एक दूसरे को चिपकेंगे, और वही हाल वहां जाने के बाद, उतरने के बाद हो रहा है। अब यूपी जाने के बाद लोगों का चेक करके क्या करोगे? जब यहाँ ही कोरोना फैलेगा तो यूपी में तो फैलना ही है। जी, जी, मतलब तो मुझे ऐसा लगता है कि इनके पास जो सिस्टम होना चाहिए वो सिस्टम नहीं है, या लोग कम पड़ रहे हैं, या क्या कम पड़ रहा है मुझे नहीं पता। लेकिन थोड़ा इन्हें ध्यान देने की जरूरत है। या अभी देखिए, सबसे अच्छा निर्णय लिया कि हवाई यात्रा शुरू की। सबसे सेफ अगर मैं जी, मानता हूं कि अगर कुछ है तो हवाई यात्रा है। नहीं, उसमें भी जी तो, सर। उसमें भी कोरोना पॉजिटिव उसमें गए तो पूरे ट्रेन में बैठे हुए, क्योंकि वो तो पूरा पैक है, थोड़ी सी जगह होती है। सर, अगर हम के साथ में इससे, अगर हम, हाँ, बोलिए, जी सर, बोलिए, कुछ बोल रहे थे। मैं बोला कि आपने आपने जो सवाल पूछा कि प्लेन में भी जाने के बाद कोरोना पेशेंट मिल रहे हैं। सर, सीधी सी बात है ना, अगर आप एक गोली खा के जाओगे, अगर समझो आपको हल्का सा बुखार है, आपको जाना है, आपने एक गोली खा ली बुखार की, तो आपका टेम्परेचर वो नॉर्मल ही दिखाएगा, जैसा वो कनिका कपूर जी, ने किया था। जी, तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर जब तक हम स्वयं, मतलब खुद आत्म सही जानकारी नहीं देंगे, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। मजदूरों को घर जाना है तो ऐसा रास्ता तो बनाएंगे ही वो। उनको तो किसी भी हालत हाँ, में, चाहे वही। गोली खा के जाना पड़े, चाहे बीमार होके जाना जी पड़े, लेकिन उनको तो रास्ते वो तो अपनाएंगे ही। जब उनको रास्ता डॉक्टर बताएंगे और आप जैसे समाज सेवी रास्ता दिखाएंगे, तो वो तो गोली खाएंगे ही, ताकि उनकी थर्मल स्क्रीनिंग में पकड़े नहीं जाए और उनको घर जाने को मिले। नहीं सर, आज जनता होशियार हो गई है, वो किसी को कोई पूछती नहीं है। जी, आज जनता बहुत होशियार है। जी, बस लेकिन इतना है तो कि जो भी हुआ है वो दुखद हुआ है। सरकार इस पे गंभीरता से जरा देखे। कोई भी यात्री पैदल ना जाए, कोई भी यात्री। बस इतना है कि थोड़ा सिस्टम, अगर कायदा कानून अगर बराबर बनेगा तो हो सकता है। सख्ती से जितने पालन भी होना चाहिए मुंबई में। जो लोग मुंबई से जाना चाहते हैं, अगर उनको सारे लोग मुंबई से निकल जाएं, जो जाना चाहते हैं, जी जो जिनको जिनको जी बिल्कुल धैर्य नहीं है, वो बिल्कुल वो हैं, उतावले हैं घर जाने के लिए, गांव जाने के लिए, उन लोगों को अगर मुंबई शहर से भेज दिया जाए तो मुंबई में हलचल कम हो जाएगी और लोगों को आवाजाही जी कम हो जाएगी। और तब मुझे लग रहा है कि लोग सख्ती से नियम का पालन भी कर लेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग भी बना लेंगे, एक दूसरे का ख्याल भी रख लेंगे और अपने अपने आप को सुरक्षित भी रख लेंगे।
तो मुझे लग रहा है कि जी कोरोना जैसी महामारी का मुंबई में हम धीरे धीरे मुकाबला करने में कामयाब हो पाएंगे। क्यों, हो पाएंगे। क्या कहना है आप? जी सर, बराबर है। नहीं, एकदम बराबर है। ये मैं पहले दिन से ही, मेरे पिताजी ने तो पहले दिन से ही कहा था, जितने ज्यादा संख्या अगर मुंबई से निकल जाएगी तो यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग होगा। नहीं तो मुझे बात बताइए, 10 बाई 10 के रूम में अगर 10 आदमी रहता है तो कहां से सोशल डिस्टेंसिंग होगा? आप गणपत पाटिल नगर जी आइए, वहां पर घर के जी सामने घर है, 13,000 झोपड़पट्टी है। अगर अपने घर के जी सामने भी लोग बैठेंगे ना, दरवाजे पे भी ऐसा बैठेंगे, ऐसा लगता है कि पूरा मेला लगा हुआ है। जी। लेकिन अगर अभी स्लम मुझे ऐसा एरिया लगता है को कंट्रोल हो जाएगा। अगर ये स्लम एरिया को पहले से ही ध्यान दिए हुए थे, जो 20 साल से सारा प्रोजेक्ट चल रहा था, अगर उसको गंभीरता से उसका हम उसको चलाते, सरकार चलाती और सारे झोपड़पट्टियों जी को बिल्डिंगों में तब्दील किया गया होता, तो मुझे लग रहा है कि आज कोरोना जैसी महामारी में वो हमारे लिए काफी रामबाण साबित होता और मुंबई के संक्रमण को हम काफी हद तक रोकने में कामयाब सर, हो पाते थे। सर आपने बहुत अच्छा विषय निकाला कि अभी जी। जो आपने बताया एसआरए का, ये हम्म। जो कुछ भ्रष्ट नेता है, भ्रष्ट अधिकारी हैं, या भ्रष्ट एसआरए के लोग हैं कि जो इस योजना को आगे नहीं बढ़ने दिए। नहीं तो अगर ये इंप्लीमेंट होता था तो आज मेरा ऐसा मानना है कि जो संख्या बढ़ी है वो नहीं बढ़ेगी, और भविष्य में भी नहीं बढ़ती। कोरोना जाने के बाद ये बहुत से जल्द एसआरए का काम शुरू करे, ताकि ये जो झोपड़पट्टी की जो मुक्त मुंबई बनाने का सपना हमारे कुछ नेता या सब लोग देख रहे हैं, ये बहुत जल्द ये पूरा हो सकेगा। जी। हिंदू हृदय सम्राट माननीय उद्धव बाला साहब ठाकरे, जो स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे हैं, उनका सपना था, उन्होंने प्लानिंग किया था, उनकी सरकार आने के पहले उन्होंने जो घोषणा पत्र जारी किया था कि मुंबई को हम झोपड़ा मुक्त कर देंगे, सबको पक्का मकान देंगे, और उसके तहत सारे प्रोजेक्ट चालू हुआ था। लेकिन उस सपना को काफी बड़े पैमाने पर गोल मोल करके, काफी पेचीदा बना करके सारे प्रोजेक्ट को रह रह करके रुकावटें पैदा की गई, जिसके चलते झोपड़ा मुक्त मुंबई नहीं हो पाया। और अभी भी लगभग 20 से 25 लाख लोग झोपड़ावासी मुंबई में हैं, और इन झोपड़ावासियों को एक दूसरी बात है कि बीएमसी को भी ध्यान देना है, अधिकारियों को, बीएमसी नए झोपड़े को बनने न दे। यह भी एक भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा जरिया होता है वहां पे। जैसे झोपड़े बनते हैं, झोपड़े बनने के बिल्डिंग बनती है, लोग घर पाते हैं, फिर नए झोपड़े बन जाते हैं। झोपड़े बनने का सिलसिला रुके और बिल एसआरए का प्रोजेक्ट को गंभीरता से चालू करवाया जाए, जितना पेचीदा है उसको आसान किया जाए, ताकि बिल्डरों को भी सहूलियत हो, लोगों को भी सहूलियत हो, और सारे अधिकारी, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट को कुछ लगता नहीं बल्कि उसको टैक्स मिलता है, तो इस तरीके से सरकार को भी इसमें बराबर। फायदा है, शहर को भी फायदा है, लोगों को भी, सारी जनता को भी फायदा है, ताकि हम हर मुसीबत से निकल सकते हैं। चाहे जैसी भी मुसीबत आएगी, अगर हम अच्छे मकान में रहेंगे तो हम हर मुसीबत का सामना कर सकते हैं, धैर्य के साथ कर सकते हैं। पतरे के रूम में रहते हैं, गर्मी का सीजन है, 35-38 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है मुंबई का, ऐसे समय पे उस घरों में रहना कितना दुखदायी होता है। यह भी एक कारण है कि लोग घरों से बाहर निकल करके अब मुंबई शहर छोड़ करके गांव की ओर पलायन करना चाहते हैं। यह भी एक कारण है। अगर उनको पक्का मकान मिला होता तो खैर कुछ दिनों तक वो सब्र कर सकते थे, रुक सकते थे, जी लेकिन इस पे कहीं न कहीं खामियां हुई है। हमारी गलतियों का जो खामियाजा है वो हम इस कोरोना जैसी महामारी में भुगत रहे हैं, लेकिन आगे ऐसी ना हो, इस पे सरकार को और सभी प्रशासनिक अधिकारियों को, राजनेताओं को भी ध्यान देने की जरूरत है। बस एक छोटा सा विराम, जल्दी वापस लौटेंगे। देखते रहिए मेट्रो मुंबई। नमस्कार।